जय हिंद। हमारी जो दो पड़ोसी हैं जिनसे हमें हमेशा ही टेंशन मिलते रहता है, एक पाकिस्तान और चाइना, इस बार दोनों को बढ़िया से सबक मिल रहा है। देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान से वादा किया कि भूटान के बने हुए सैटेलाइट को इसरो क्या करेगी, अंतरिक्ष में लॉन्च करेगी, क्योंकि इसरो के पास दुनिया के सबसे सस्ते और विश्वसनीय रॉकेट है जिससे वो सैटेलाइट को लॉन्च कर सकती है। बहुत से देश सैटेलाइट बना लेते हैं, सैटेलाइट बनाना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उसे लॉन्च करने के लिए रॉकेट जरूरी होता है। हमारा भी आर्यभट्ट सैटेलाइट बन गया था, बट हमने उसे रूस से लॉन्च करवाया था। उसी तरह हम भूटान का रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, तो भूटान के रॉकेट को इसरो लॉन्च कर देगा। इससे फायदा क्या होगा कि ये रॉकेट को डायरेक्टली फोकस किया जाएगा भूटान के पास में। ये एक बहाना है। अब देखिए कितना बढ़िया से यहाँ पर, अब आप अगर नक्शा में देखेंगे तो नक्शा में अब अगर देखिए तो भूटान कहाँ पर है, ये एरिया है। भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। अब इसके ऊपर अगर आप देखिए तो ये पूरा का पूरा एरिया चाइना है। तो इजीली हम लोग उस सैटेलाइट को इसी के पास सेंटर्ड कर देंगे यहाँ से। तो इस हिसाब से भूटान को रेडी रखना, तो भूटान के सैटेलाइट भी वहाँ पे आराम से नज़र रख सकते हैं, जिससे कि वहाँ पर कोई भी चाइना जैसे गलवान में कुछ कर दिया तो एक भूटान को भी हमेशा खबर रहेगा, क्योंकि भूटान के एक जो उसका नेशनल पार्क है उसको चाइना ने कह दिया था कि मेरा है, तो कब किसका करेगा तो ये पता ही नहीं चल पाता। इसलिए हम लोगों ने भूटान को भी आत्मनिर्भर कर दिया कि लो भैया तुम भी सैटेलाइट बना के रखना, और तुम क्या क्या निगरानी करते हो हम भी अच्छे से देख लेंगे। लो, तो भूटान भी आगे की ओर बढ़ रहा है। हालांकि हम आपको पढ़ाएं, भूटान में काला पर्वत है, यहाँ पे ताला परियोजना है। बहुत से लड़के एग्जाम में गलत कर देते हैं, ताला परियोजना मार देते हैं अलीगढ़। वहाँ अलीगढ़ में ताला उद्योग है, यहाँ ताला परियोजना है, वो बिजली घर का नाम है, भारत ने उसे बनाया है। भूटान को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। अब आगे देखते हैं मेन कहानी, पाकिस्तान के बारे में समझते हैं। देखिए, चार्ली हैब्डो के मैगजीन में क्या हुआ अलग मैटर था। टीचर ने कौन सा कार्टून दिखाया, लड़के ने उसका सर काट दिया, ये सारा वीडियो हम बना दिए थे। लेकिन मैक्रन ने क्या कहा था कि कट्टरपंथ और आतंकवाद जो है इस्लाम के लिए खतरा है। अब इसको क्या किया, ये तुर्की का जो प्रधानमंत्री हैं तैयबुल अर्दोगान, ये फ्रांस से दुश्मनी निकालने के लिए एक गेम खेल दिए। इन्होंने क्या कह दिया कि फ्रांस जो है वो इस्लाम के खिलाफ बोला है और फ्रांस के राष्ट्रपति, इसलिए इसका विरोध होना चाहिए। तुर्की ने धड़ाधड़ विरोध करना चालू किया, अपना एम्बेसडर बुला लिया। ई भाई साहब भी एम्बेसडर बुला लिए। बाद में पता चला कि भैया एम्बेसडर वहाँ है ही नहीं है। इन्होंने भयानक विरोध कर दिया। हम आपको उस वक्त भी वीडियो में बताए थे कि इस विरोध से बहुत कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और अभी कहीं पर विरोध नहीं हो रहा है। एक हफ्ते का विरोध प्रदर्शन था, खत्म हो गया यहाँ पे। अब इसका खामियाजा भाई साहब को भुगतना पड़ रहा है। ई चढ़ा दिया और ई बेचारा फंस गए यहाँ पे, सीधा साधा फंस गया वहाँ पे। ई निकल गया अपना साइड में। देखिए कैसे, दुबई में रफाल जहाज है, अब भारत के पास भी रफाल है, तो यूएई के पास रफाल है। तो भारत को एक खतरा था कि कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तानी जो कर्मचारी हैं, पाकिस्तान के बहुत से लोग सऊदी अरब के आर्मी और एयरफोर्स में हैं, तो भारत को खतरा था कि कहीं जो एयरफोर्स का स्टाफ है यूएई का वो मिल गया तब, और उनके मिलने से वो राफेल की सारी खुफिया जानकारी को बता देगा। अब भारत के लिए ये चिंता का विषय ज़रूरी भी था। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने यूएई से बात कहा कि भैया देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, राफेल की जानकारी आप उन फौजियों को मत दीजिए जो बेसिकली पाकिस्तान के, आप अपने फौजियों को दीजिए। तो यूएई ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, इकाई उतना टेंशन लेगा, और रियल की बात है, दूसरे देश का टेंशन हम क्या लेंगे। तो भारत ने फ्रांस से कह दिया कि देखिए हमारा राफेल, एक काम करते, देखिए हम भारत वाले बहुत बड़ा बाजार है, कुछ भी खरीदते हैं तो होलसेल में, अगर राफेल बेचना है तो दुबई में आपका राफेल है ना, वो वहाँ बोल दीजिए को पाकिस्तानी नहीं जाए, नहीं तो जो आ रहा है ना राफेल कैंसिल कर देंगे ऑर्डर यहाँ पे तुरंत। फ्रांस तुरंत दुबई फ़ोन किया यूएई को कहा कि जो हमारा जो एयरबेस है जहाँ रफाल खड़ा है वहाँ आसपास भी कोई पाकिस्तानी नहीं रहना चाहिए, वहाँ जितने पाकिस्तानियों की ड्यूटी थी भगा दिया गया, भागो यहाँ से सिचुएशन है तो लीक कर देगा। और वैसे भी फ्रांस के ही एटॉमिक पावर को लीक करके यहाँ पर पाकिस्तान ने अपना एटॉमिक पावर को बनाया था, इसलिए फ्रांस तो पहले ही पाकिस्तान से खपा हुआ है और इधर इन्होंने उनका विरोध किया था। अब उनको बढ़िया से सिमटा रहा है वो। अब की बार जो पाकिस्तान है पूरी बुरी तरह से फंस गया है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जो जहाज़ों को मारने वाली मिसाइलें थी, वो इटली और फ्रांस मिलकर बनाते थे। फ्रांस ने मना कर दिया, हम तुम्हें देंगे ही नहीं। अभी बेचारा परेशान है, कहता है कि भारत वाला कब्बो हमला कर देता है रात बिरात, अभी हल्ला उड़ा दिया, सबकी मार के गया, पता नहीं मारा है कि नहीं मारा है, हमारा ही बनवा दीजिए। फ्रांस का बड़का जब विरोध कर रहे थे और संसद में चिल्ला रहे थे ये वो, तब नहीं समझ में आया कि हमसे हमारी भी जरूरत पड़ेगी, हमारा क्रीम पाउडर ये सब तुम बाइकआउट कर रहा था, अब बताओ अब हम तुम्हारा बाइकआउट कर रहे थे। इन लोग का समझे में नहीं आ रहा।
अब पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस के नाम पर जानते क्या है, ये धुकधुकवा मशीन। हमारा जो एयरफोर्स जाएगा ना, अरे उस समय हमारा सबसे पुराना जहाज गया था MiG-21, अब तो जाएगा राफेल एकदम तक, तो मारना इसे दुक 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 दुक। कुछ दिन में हम लोग दिवाली में इसी को जलाएंगे लोग। खैर पाकिस्तान को अगर ज़रूरत है तो हमारे यहाँ दिवाली में बहुते पटाखा बचा है, लेके जा सकता है यहाँ पर। अब पाकिस्तान को समझ में आ रहा है, और अब तो और ख़तरा है किस बात का, कि पाकिस्तान के पास जो सबसे ज़्यादा जहाज़ों का बेड़ा था वो मिराज जहाज़ों का था, और ये मिराज जहाज़ फ्रांस से खरीद के आए थे। ये 90 के दशक में पाकिस्तान ने फ्रांस से खरीदा था। अब ये जहाज ओल्ड हो चुके हैं, इनके इंजन को बदलने की ज़रूरत है, इसमें एडवांस रडार लगाने की ज़रूरत है, मिसाइल लगाने की ज़रूरत है। अपग्रेड कर देगा अगर इनका 150 जहाज, तो पाकिस्तान बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। लेकिन इन्होंने तो, पाकिस्तान ने फ्रांस से विरोध कर लिया था। अब फ्रांस का हम कि अब अपग्रेड नहीं करेंगे। अगर अपग्रेड फ्रांस ने नहीं किया तो ये किसी काम के नहीं बचेंगे जहाज, क्योंकि भारत ने अपना मिराज जहाज फ्रांस से अपग्रेड कराया और इतना बेहतरीन हो गया कि वो हाईवे पे उतर गया, यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में। और इन लोग का अगर अपग्रेड नहीं हुआ ना, तो ये यार, ये उतरने तो छोड़िए ना, ये उड़ने के काबिल में नहीं रहेगा। उतरने की तो बात छोड़िए, अब पाकिस्तान परेशानी के लिए से जुड़ा हवा में उलट जाएगा। और किसी देश के एयरफोर्स में से 150 जहाजों का कम हो जाना बहुत बड़ा है। हमारे पास रफाल आके ठो रहा है, 36 ठो आ रहा है यहाँ पे, 36 गो रफाल आके समीकरण बिगाड़ देंगे सब। एयरफोर्स युद्ध का टर्मिनेशन का पॉइंट करती है, तुरंत रुख को इधर से उधर घुमा देती है सब एयरफोर्स यहाँ पे। अब पाकिस्तान परेशान है यहाँ पे। पाकिस्तान के पास पनडुब्बियां भी थी ना, तो वो भी फ्रांस के बनी थी, और ये वर्ल्ड फ्रांस एवं बारी बाइकआउट कर दिया। यहाँ पर इन पनडुब्बियों में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जो फ्रांस ने पाकिस्तान के लिए तो बढ़िया से बजा दिया इस बार। पनडुब्बियों की एक समस्या क्या होती है, पनडुब्बी पानी के अंदर चलती है, अब पानी के अंदर चलने के लिए इनको साइलेंटली चलना पड़ता है, ये पानी के अंदर चली जाती है सर। अब इनके जो पीछे प्रोपेलर होता है ना, ये पंखी, इसको नचाना रहता है तभी तो चलेगी ये प्रोपेलर। तो इस प्रोपेलर को नचाने के लिए इसके अंदर बैटरी लगी होती है, और यही चलती है तो पनडुब्बी आराम से चलती है यहाँ पर, और अंदर से बैटरी से चार्ज होती है। अब आपको लगता होगा कि इतना बैटरी कितना बड़ा होगा, तो आप अपने घरे द्वार का बैटरी देखे होंगे, खूब से खूब इन्वर्टर देखे होंगे, लेकिन पनडुब्बी की जो बैटरी होता है ससुरा, बैटरी रूम होता है। देखिए ये पूरा कमरा होता है बैटरी बराबर, या इससे वहाँ पे, मतलब समझ जाइए ना कि आपके 3-4 गो पटीदार लोग का जितना घर होता है ना, उतना उसमें बैटरी लगी होती है। बाकायदा बैटरी रूम होता है, ये एरिया पूरा बैटरी का, ये एरिया पूरा बैटरी का। और इस बैटरी को चार्ज कर दिया जाता है ना, तो पनडुब्बी चलती रहती है पानी के नीचे, और 3 दिन तक चल सकती हैं। इस बैटरी की क्षमता इतनी होती है कि एक अच्छे खासे सिटी, शहर को चला सकते हैं। सोचिए अगर पूरे शहर को चलाना है तो कितनी बैटरी की जरूरत पड़ी, उतना इनके पास क्षमता होती है, इतनी बड़ी बैटरी होती है। लेकिन ये कोई भी बैटरी ज़्यादा दिन चार्ज नहीं होती है, ये भी एकदम हाई क्वालिटी की होती है, लेकिन 3 दिन ही चार्ज हो सकती है। 3रे दिन के बाद इसे चार्ज करना पड़ता है। अब चार्ज करने के लिए हमको जनरेटर चलाना पड़ता है। जनरेटर की सबसे बड़ी खराबी क्या होती है कि जनरेटर धुआं छोड़ता है। तो चलिए पानी के अंदर है, इसका धुआं छोड़ देंगे तो बुलबुला बन के निकल जाएगा, लेकिन जनरेटर को चलने के लिए एयर चाहिए। अब देखते हुए जनरेटर कभी कभी ज़्यादा एयर ले लेगा या फंस जाएगा तो चलेगा ही नहीं, तो एयर कैसे आएगा। तो जनरेटर जो होता है पनडुब्बियों के अंदर का जनरेटर, वो डीजल से चलता है। आपके यहाँ सबका जनरेटर डीजल से चलता होगा, डीजल इंजन से जनरेटर चलता है। इसलिए जितनी पनडुब्बियाँ हैं उन्हें कहा जाता है डीजल इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि डीजल से वो जनरेटर चलाता है। डीजल इंजन चलाएगा, इससे क्या चलाएगा, जनरेटर। अब बैटरी चार्ज कर देगा तो इलेक्ट्रिक हो जाएगी, तो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी कहते हैं। तो इस जनरेटरवा को चालू करने के लिए, इसे बाहर से हवा लेने के लिए या फिर अपना धुआं छोड़ने के लिए ऊपर आना पड़ता है, और ऊपर आके जनरेटरवा चालू करते हैं। चालू करे धक 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 2 घंटा 3 घंटा जनरेटरवा चालू हो जाता है ना, तो बैटरियाँ फिर चार्ज हो जाती है। लगभग 5-6 घंटे लगते हैं बाहर आके चार्ज करने के लिए। चार्ज हो जाता है यहाँ पर। देखिए ऑक्सीजन वगैरह ये अलग से अपने से ले लेता है, इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे कि ऑक्सीजन अलग से ले लेता है, CO2 ले लेता है, पानी उनी छान के ले लेता है, खाना ये अपने में 90 दिन का भर लेता है। वो पनडुब्बी के बारे में आप कहेंगे तो एक अलग से वीडियो बना देंगे क्या होता है। लेकिन इसकी मजबूरी है कि अपना जनरेटर चालू करने के लिए और बैटरी चार्ज करने के लिए इसे 5 से 6 घंटे ऊपर आने पड़ेंगे, और अगर नहीं आता है तो स्नॉट निकाल के इसको चार्ज करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि इसरो के सैटेलाइट इतने ज़्यादा हैं आसमान में, तुरंत पकड़ लेंगे कि सोच का यहाँ पनडुब्बी है, मार दो यहाँ पर। अब दिक्कत ये है कि इनको बाहर आना ही पड़ेगा, नहीं आएंगे तो चार्ज नहीं हो सकता है। 3 दिन के बाद उसको डुबले रह जाओ, अंदर ही डुबले रह जाओगे। अब इसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी आती है जो बिना बाहर निकले बैटरी को चार्ज कर सकती है। उसे कहते हैं एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन सिस्टम, AIP सिस्टम कहते हैं। ये AIP सिस्टम होता है, ये डीजल के अंदर ही, पनडुब्बी के अंदर एक सेक्शन होता है, उसको फिट कर दिया जाता है। पनडुब्बी में लगभग 100 कर्मचारी के आसपास रहते हैं लोग। ये लोग जब टॉयलेट जाते हैं तो इनके टॉयलेट बाथरूम जो बायो प्रोजेक्ट रहता है ख़राब हो जाता है, तो
उससे हम लोग एक बायो टॉयलेट बनाते हैं जिससे बिजली बनती है। तो अभी तक जो टेक्नोलॉजी है ट्रेनों वगैरह में लगाया जाता है बायो टॉयलेट, उसमें क्या है कि वहाँ टॉयलेट भी लोग ज़्यादा जाते हैं और बिजली भी कम बनता है, 2-3 गो तो बत्तिये जलता है। क्या बायो टॉयलेट से ट्रेनवा चला देंगे? नहीं ना, ट्रेन से ज़्यादा हैवी इंजन होता है पनडुब्बी का। सोचिए बायो टॉयलेट से पूरा ट्रेन चला देना। तो इसमें एक विशेष प्रकार का सेल्फ फ्यूल का प्रयोग किया जाता है, जो इतनी क्षमता का बायो टॉयलेट होता है ना कि आपके एक सिटी, एक शहर को बिजली दे सकता है और ट्रेन से हैवी इंजन जैसे पनडुब्बियों को चला सकता है, इतना हैवी होता है। इसे डीआरडीओ ने बना लिया है और डीआरडीओ इसे फिट करने जा रही है। अब बढ़ रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान फ्रांस से कह रहा है कि हमरो पनडुब्बियों को लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि भारत वाला बहुत खचरा है। खचरा है कि उस ससुरा क्या किया है, रात में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। हमारे फौजी भाई लोग, आतंकवादी भाई लोग, सोया था लोग, बिहाने उठल था और गोली मार के चल गया सब। भारत वाला बहुत खचरा है सभी सब। अब ये जो है सब ना जमीन पे मार दिया है सब, उसके बाद भी भारत वाला आके रात में घुस के बालाकोट में जहाज से मार दिया सब, हमला कर दिया सब। एयर स्ट्राइक का इतना खतरनाक है कि पाकिस्तान में अब कोई भी इस सब की बिक्री बंद हो गई है। एल्वेस्टर, टीना, करकट, इस सब की बिक्री बंद हो गई है। पाकिस्तान वालों को पता है कि भारत वाला कब बम मार के चल जाएगा, तब वहाँ हर आदमी छत के ऊपर करकट नहीं लगा रहा है, सब आदमी बढ़िया से ढलैया करा रहा है, मार के चल जाता है सब। अब पाकिस्तान को डर इस बात का है कि अब की बार जो भारत मारेगा उसे जरा पानी में घुस के मारेगा। अब पानी में घुस के मारेगा तो पहले पनडुब्बी को मारेगा। हमारी पनडुब्बी ऊपर निकल के हाँफेगी, सांस लेगी, हाँ जनरेटर चालू कर रहे हैं, बैटरी चार्ज कर, और आके मार देगा। भारत के इसरो के सेटेलाइट एकदम कोना कोना